बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। आज आइनी बेंच की समाअत का पहला दिन था। आज पहली मरतबा आइनी बेंच जो है वो बैठा। क्या कुछ हुआ मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और आज पहला टाकरा हुआ एक वकील और 6 में से 3 जजेस के साथ, और वो 3 जजेस जो काजी फाइज ईसा साहब के बहुत क्लोज़ रहे हैं, 2 जो बहुत क्लोज़ रहे हैं, जिनके बारे में ये परसेप्शन थी और है कि उनका ताल्लुक जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप से है, और जस्टिस रिटायर्ड अब तो काजी फाइज ईसा ग्रुप से है। और एक जज जो काजी फाइज ईसा ग्रुप के तो नहीं थे, लेकिन वो रेस्क्यू करते रहे जस्टिस उमरुद्दीन खान साहब को, आइनी बेंच के जो सरबराह हैं। इस हवाले से बात करेंगे। देखें, मैं आपको शुरू में एक बात बता दूं कि मैंने, क्योंकि थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, शुरू में आपको एक ख़बर दे दूं कि आजकल हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स की अक्सरियत है वो जस्टिस जाई अफरीदी साहब के बेंचेस में नहीं जा रही, और ज़्यादा जो रिपोर्टर्स हैं वो आजकल जाते हैं मंसूर अली शाह साहब के बेंच में, मुनीब अख्तर साहब के बेंच में, या जिस बेंच में अतर मिनल्ला साहब बैठे हों उस बेंच में, और जाई अफरीदी साहब के बेंच में रिपोर्टर्स की अक्सरियत जो है वो नहीं जा रही। क्योंकि मैं आज बड़े अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट गया, और अब ज़ाहिर है आइनी बेंच शुरू हो गया है, और अहम केसेस हों या ना हों, लेकिन एक हुकूमत ने जजेस जो सिलेक्ट किए हैं, हुकूमत के सिलेक्टेड जजेस जो हैं, फॉर्म 47 वालों के सिलेक्टेड जजेस जो हैं, और अब इनको आप आइनी बेंच कहें, सोशल मीडिया पे कुछ लोग फॉर्म 47 वाले जो है वो बेंच कह रहे हैं, तो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। बहरहाल हम तो इनको आइनी बेंच ही कहेंगे। तो इस आइनी बेंच में जिस तरह की प्रोसीडिंग होनी है वो ज़रूरी है कि उसको हम कवर करें और आप तक पहुँचाएँ कि क्या हुआ है। तो जाई अफरीदी साहब के बेंच में इसलिए नहीं जा रहे कि एक तो जाई अफरीदी साहब जो मोस्टली केसेस लगा रहे हैं, अभी भी वो टाइम बार्ड लगा रहे हैं, और वो वही काम कर रहे हैं जाई अफरीदी साहब के टाइम बार्ड केसेस लगाकर, जिसको बड़ी तफसील से आपको एक वीडियो में बताया बैरिस्टर साद रसूल साहब ने कि टाइम बार्ड से मुराद यह है कि जो एक मुद्दत होती है हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुद्दत ख़त्म होने के एक दिन बाद भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपकी दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद कर देगी कि ये टाइम बार्ड है, ज़ायदुल मियाद है, जिस मुद्दत में, जिस मियाद में आपको इसको दायर करना चाहिए था उसमें आपने नहीं की, तो लिहाजा अब अदालत जो है वो केस के मेरिट्स को नहीं देखेगी। ये नहीं देखेगी कि आप, मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दी गई और आपने हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अब ये नहीं देखेगी कि ये प्रॉपर्टी वाकई उसकी थी जिसको मिल गई है या ये आपकी थी। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हम इस बुनियाद पे आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं कि आपने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया, तो सिर्फ इस बुनियाद पे, टेक्निकल बुनियादों पे आपका फैसला, आपकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद हो जाएगी, मेरिट्स को नहीं देखा जाएगा। तो 95% केसेस जाई अफरीदी साहब वो टाइम बार्ड लगाकर और एक अपनी गुडविल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होगी नहीं। उसकी वजह यह है कि कोर्ट रिपोर्टर्स हकायक बता रहे हैं, और इसलिए आप कोर्ट रिपोर्टर्स उनके कोर्ट रूम में जाते ही नहीं हैं। और कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो एक, उनको यह है कि जाई अफरीदी साहब ने जब कोई ऐसा केस लगाना ही नहीं है जो पाकिस्तानियों के लिए मैटर करता हो, जो पाकिस्तान के लिए मैटर करता हो, क्योंकि नून लीग ने उन पर एतमाद का इजहार किया और वो भी नून लीग के उस एतमाद पर पूरा उतर रहे हैं, तो इसलिए कोर्ट रिपोर्टर्स अब उनके कोर्ट रूम में जाते नहीं हैं। और अब तो वैसे ही ज़ाहिर है आइनी बेंच जो है उसको कोर्ट रिपोर्टर्स को कवर करना है, तो शायद ही कोई जाए। हाँ, एक हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, ज़ैद शरीफ साहब। आप अक्सर अखबारात में देखें, जंग अखबार में, रोज़नामा दुनिया में, रोज़नामा 92 में, मुख्तलिफ़ अखबारात में अगर आप देखें तो आपको खबरें नज़र आएंगी जिसमें लिखा होगा सबा न्यूज़, एक न्यूज़ एजेंसी है, तो उसके लिए कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को ज़ैद शरीफ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो पक्के जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 को कवर करते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई जाई अफरीदी साहब से उनको बड़ी मोहब्बत है, वो कोर्ट रूम नंबर 1 को मतलब बड़ी तफसील के साथ कवर करते हैं ज़ैद शरीफ साहब, तो इसलिए वो ज़रूर वहाँ पर ज़ैद भाई बैठते हैं और वो पूरा कवर करते हैं जाई अफरीदी साहब को। बाकी हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स अब आइनी बेंच को, वैसे तो ज़ैद शरीफ साहब भी आज जल्दी मैंने देखा फ्री होके और वो आ गए थे आइनी बेंच में, क्योंकि जाई अफरीदी साहब भी बहुत जल्दी जो है वो उठ के चले गए थे। ज़ाहिर है जब टाइम बार्ड आपने केसेस लगाने हैं तो शायद कोई ब्रेक भी थी और इस वजह से वोट के चले गए थे और उसके बाद उन्होंने आना था, लेकिन मोस्टली केसेस उनके टाइम बार्ड लगा रहे हैं। ज़ायदुल मियाद टेक्निकल बुनियादों पे फैसले करते जा रहे हैं, दरखास्तें मुस्तरद करते जा रहे हैं, फैसले नहीं मुस्तरद कर रहे हैं, और एक नंबर ऐड होता जा रहा है कि जाई अफरीदी साहब ने माशाल्लाह 30 केस निपटा दिए, 40 निपटा दिए, 50 निपटा दिए, लेकिन कोई वो सुन के नहीं निपटा रहे, बस टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद 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 मुस्तरद, और बस एक नंबर गेम बनाते चले जा रहे हैं। दूसरी जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये हुई आज कि क्योंकि कल बुध के दिन ये कॉज लिस्ट आई, और बुध को शाम को
जुमेरात की जो कॉज लिस्ट थी, 4 बेंचेस जो है उनकी कॉज लिस्टें मनसूख हुई हैं। जो 15-15, 20-20 दिन पहले वकीलों को बताया गया था कि आपका केस होना है, साइलिन को बताया गया था, कोई कराची से आया हुआ था, तो कोई बलोचिस्तान से आया हुआ था, तो कोई पेशावर से आया हुआ था, कोई जनूबी पंजाब से आया हुआ था। साइलिन भी ख्वार थे, झोलियाँ उठा उठा के वो जो बातें कर रहे थे वो कम अज़ कम मैं तो इस वीडियो में नहीं बता सकता। आप खुद इमेजिन करें ना कि किसी का केस साल बाद लगा है और उसका अपना जेल में बेगुनाह खड़ा है और उसकी जेल अपील लगी हुई है, उसकी ज़मानत की दरख्वास्त लगी हुई है या उसकी बरीयत की दरख्वास्त लगी हुई है और साल बाद उसकी बारी आई है। बरीयत वाली तो साल बाद नहीं आती, ये बेल शेल की साल बाद आई है। और साल बाद जब वो आए अपने इलाके से, कई लोग बेचारे पैसे मांग के किसी से, और गरीब लोग जो हैं बेचारे वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं और वकील कई आए हुए थे, कोई फ़्लाइट्स लेके आए हुए थे कराची से, कोई लाहौर से बाय रोड आए हुए थे और आगे पता चला जनाब वो तो कल शाम को ही हमने आपको ईमेल कर दी थी और आपको मैसेज कर दिया था कि आपका केस तो मुलतवी हो गया, क्योंकि आईनी बेंच जो है उसने बहुत अहम केसेस सुने थे। और वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन से अहम केस सुने और क्या क्या उसमें हुआ। लेकिन ये बताना आपको ज़रूरी है कि कितने केसेस जो है वो डी लिस्ट हुए 2 दिनों में और किस किस बेंच के हुए। एक तो जनाब जो अमीनुद्दीन खान साहब का बेंच था उसके केसेस डी लिस्ट हुए, जुमेरात और जुमा, और जस्टिस जमाल खान मुदखेल साहब के बेंच के जुमेरात जुमे के केसेस जो है वो डी लिस्ट हुए। मोहम्मद अली मजहर साहब के बेंच के जो है वो जुमेरात जुमे के केसेस डी लिस्ट हुए। अतर मिनल्ला साहब के बेंच के केसेस डी लिस्ट हुए। शाहिद वहीद साहब के बेंच के केसेस डी लिस्ट हुए, क्योंकि इनके साथ जो जजेस थे वो सारे अब ये आईनी बेंच में बैठ गए हैं। तो ये जो 140 तो मतलब वो केसेस हैं जो मेन कॉज लिस्ट में थे, जो सप्लीमेंट्री वाले अलग हैं। तो 140 केसेस तो इन बेंचेस के डी लिस्ट हुए हैं और इसके बदले में सुनने कितने जा रहे हैं केसेस, और वो मैं बाद में आता हूँ कि किस क्वालिटी के और किस तरह के सुने जा रहे हैं। उसमें जो जुल्फ़िकार अहमद साहब हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हैं, उनकी तरफ से जो कॉज लिस्ट जारी हुई है, जो केसेस लगाने का काम अमीनुद्दीन खान साहब ने और इस कमेटी ने, तो जुमेरात को 18 केसेस थे आज, और कल जुमे को जो है वो 16 केसेस होंगे। अब मैं आपको बताता हूं, और एक चीज़ और बड़ी हैरानकुन है कि लाइव नहीं किया गया इसको। भाई करें ना आप लाइव, पता चले पूरी पाकिस्तानी कौम सुने देखे कि माशाल्लाह ये जो आईनी बेंच है जिसमें हीरे चुन चुन के और हुकूमत ने रखे हैं, वो हीरे जो हैं वो किस तरह के केसेस जो है वो सुन रहे हैं। तो बहरहाल जी आज 9:35 पे ये बेंच आया और 10:56 पर ये तमाम केसेस 18 के 18 निपटा के चले गए थे। यानी कुल 81 मिनट में इन्होंने 18 केसेस निपटाए। हालांकि जो आईनी बेंच के पास एक तस्वुर है कि आईनी किसी सवाल के ऊपर वो फैसला करेंगे तो एक एक केस के ऊपर कई कई दिन लगते हैं, लेकिन इनके पास माशाल्लाह क्वालिटी ऑफ केसेस देखें और इनका क्वालिटी वर्क देखें कि माशाल्लाह इन जजेस ने 81 मिनट में 18 केसेस निपटाए। और कैसे निपटाए मैं आपको बता देता हूँ। 18 में से 4 केसेस में तारीख हुई, 5 केसेस गैर मौसर होने की बुनियाद पे मुस्तरद हुए। कि गैर मौसर कैसे, कि जैसे 2-3 लोगों की अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई हुई थी, वो तीनों अब रिटायर हो गए और उनमें से 1-2 तो शायद फौत भी हो गए हों, तो इसलिए गैर मौसर हो गए उनके केसेस। टेक्निकल बुनियादों पे 7 केसेस मुस्तरद हुए। एक केस वफाक ने वापस ले लिया रिव्यू, और एक केस था जिसमें कोई पेश ही नहीं हुआ, और एक भी ऐसा केस नहीं था जिसको सुन के कुछ दलाइल हुए हों और फैसला, वो एक भी ऐसा केस नहीं था सिवाय उसके जो काजी फायजी साहब वाला था। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी, जो केस नंबर 1 था ये माहौलियाती आलूदगी के हवाले से था और इसमें तारीख हुई है। मैं अभी इसकी ज़रा डिटेल्स भी आपको चलें बताता हूँ। ये माहौलियात के हवाले से एक केस था 1993 का, 1993 का, और इस केस में जनाब था माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। और आज 2024 आ गया और हालात आपके सामने हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मुतासर है। स्मोक से आप सब मुतासर हो रहे होंगे, पंजाब में रहने वाले ख़ास तौर पर, KPK में रहने वाले भी। उस पर मोहम्मद अली मजहर साहब, पहले तो 6 जजेस ये बता दूं नाम, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और मुसरत हिलाली साहबा और नईम अख्तर अफगान साहब, ये जजेस। अली शेर साहब आ जाएं। अच्छा, ये जजेस हैं, आ जाएं सर। ये नहीं कोई इशू नहीं है। ये जजेस हैं 6 जजेस, और ये 6 जजेस का बेंच था। और इसके अलावा ये जो माहौलियाती आलूदगी वाला केस था, इसमें इनको जजेस ने कहा जनाब हम आपको आखिरी अब एक मौका दे रहे हैं कि आप जो है वो मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट्स हमारे सामने रखें। और साथ ही मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह भी पूछा कि जो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है वो फंक्शनल है या नहीं है। उसके बाद मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वो जितनी भी माहौलियात के हवाले से हैं वो कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट्स दें कि इस अरसे में पिछले 20 साल में क्या क्या उन्होंने काम किया है, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, आइंदा वो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें बताएं। जमाल खान मुदखेल साहब ने कहा कि इस वक्त जो माहौलियाती आलूदगी है उसकी एक वजह जो है वो पेट्रोल की जो क्वालिटी है
वो ठीक नहीं है और पेट्रोल में कुछ मिलाया जाता है, जिस वजह से जब पेट्रोल की क्वालिटी ठीक नहीं होती तो फिर ये जो गाड़ियों का धुआं है वो माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। तो फिर उन्होंने ये बात की इस्लामाबाद में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके इर्द गिर्द जो एक बफर जोन क्रिएट होना था और वहाँ पे भी जो ज़मीनें हैं वो प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ हैं उन्होंने अलॉट कर दी। तो उस पर भी सवाल उठाया गया कि प्राइम मिनिस्टर कैसे ग्रीन बेल्ट की ज़मीनें जो हैं वो अलॉट कर सकते थे। मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि ये जो EPA है ये कभी नहीं देखता कि जिस तरह से हाउस सोसाइटीज़ बन रही हैं, क्योंकि EPA की इजाज़त के बगैर तो एक ईंट कहीं नहीं लग सकती। उसके बाद साथ ही मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि सवात में एक एरिया था जहाँ का माल्टा बहुत ज़्यादा मशहूर था, लेकिन वो एरिया भी वहाँ पे जिस तरह से कंस्ट्रक्शंस हुई और जिस तरह से वहाँ पे मार्बल की फैक्ट्री और ये सारा कुछ हुआ, तो अब वो माल्टा जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था और वो माल्टा अब वहाँ पे उसके बागात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने मानसेरा का जिक्र किया कि मानसेरा की गली गली जो है वहाँ पे पोल्ट्री फार्म खुल गए हैं और ये माहौलियात वाले क्या कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने KPK के हवाले से जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो वायलेशंस हैं वो KPK में हैं और इसी तरह से DG EPA जो हैं वो पेश हुई और उन्होंने इस्लामाबाद का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे ये स्टील मिल्स हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं, मिले हैं, उनको क्लीन चिट दी DG EPA ने। उन्होंने कहा जी कमाल, उन्होंने ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी लगा दी और सब ओके हो गया। अब ये तो जो इस्लामाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के रहने वाले हमें बता सकते हैं कि कितना एक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्री हैं, जो मिले हैं, उन्होंने कितना मौसर काम किया है, वो वहाँ के रहने वाले जो हैं वो बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की। वैसे नईम अख्तर अफगान साहब ने उन्होंने कहा खेत और खलियान ख़त्म होते चले जा रहे हैं और हाउस सोसाइटीज़ बन रही हैं, DHS बन रहे हैं। और अब ये भी सवाल है कि DHS पे उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने हाउस सोसाइटीज़ पे सवाल उठाया है, तो क्या इस हवाले से अगली समात पर कोई रिपोर्ट ली जाती है या नहीं ली जाती, या ये सिर्फ वर्बल ऑब्जर्वेशन ही थी। उन्होंने कहा कि DHS बन रहे हैं, खेत खलियान ख़त्म हो रहे हैं, आबादी और शहर हर तरफ बढ़ रहे हैं। लाहौर जो है वो उधर वाघा बॉर्डर तक पहुँच गया है, दूसरी तरफ शेखुपुरा तक पहुँच गया है। तो ये बताएं कि ये जो काश्त के काबिल ज़मीनें हैं वो ख़त्म हो रही हैं और ये जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, क्या इस पे कभी EPA ने या माहौलियात के ऊपर काम करने वाली सोसाइटीज़ जो हैं, जो इदारे हैं सॉरी, इन्होंने कभी हुकूमत को कोई अपना इनपुट दिया है? और अगर दिया है तो क्या हुकूमत ने उस पर क्या कहा है? और कभी इन महकमों ने कभी रिजिस्ट किया है इस चीज़ के सामने कि हाउस सोसाइटीज़ नहीं बननी चाहिए और ये ग्रीनरी जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, दरख्त जो है ये नहीं कटने चाहिए और हाउस सोसाइटीज़ नहीं बननी चाहिए? कभी इन्होंने रिजिस्ट किया? ये बड़ा अहम सवाल था और उनका इस पर हमें आप जवाब दें। अब ये जवाब लिया जाता है नहीं लिया जाता, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये बेंच कितना एक आइनी है और कितना एक गैर आइनी है। उसके बाद लेकिन मैं ये कहूँगा कि नईम अख्तर अफगान साहब के सवाल बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट थे और अगर ये सिर्फ इस एक काम के ऊपर कोई बड़ी चीज़ करवा लेते हैं और गैर आइनी गैर कानूनी हाउस सोसाइटीज़ को बंद करवा देते हैं और कोई पाबंदी लगवा देते हैं कि कोई अब हाउस सोसाइटी नहीं बनेगी, जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर नहीं बनेगी, तो ये बहरहाल इस पर हम अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे इस बेंच को। उसके बाद एक केस था जिसमें सूबों के मामलात सूबाई एक मामला था, तो मुदखिल साहब ने कहा कि कोई हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब कोई केस कॉल होता था तो वैसे हम देखते हैं कि बुकला को सुना जाता था, फिर आपस में जजेस मुशावरत करते थे। आज बिल्कुल ऐसा नहीं था। 6 में से जो जज पहले बोल पड़ा है पूरे बेंच का वही फैसला, और किसी फैसले पे कोई मुशावरत नहीं हुई। एक होता है कि जजेस आपस में मुशावरत करके फैसला करते हैं, नहीं, बस एक जज ने जो बोला है सब उसी पे आमीन और सब ओके, ये हालत रही है। उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं था अमीनुद्दीन खान साहब का बेंच के ऊपर और जजेस एक दूसरे को टोक रहे थे, एक दूसरे की बात मुकम्मल नहीं होने दे रहे थे और ऐसे जैसे एक सेमिनार हो रहा हो और तकरीरें हो रही हो, इस तरह का वहाँ पे माहौल था। और जजेस जो हैं वो काफ़ी डिफेंसिव थे और एक जजेस के ऊपर हमने एक देखा, जैसे नून लीग वाले आजकल बाहर जा रहे हैं तो जिस तरह से उनके सामने प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो काफ़ी नून लीग वाले अपसेट नज़र आते हैं। तो इन जजेस को भी एक था एक डिफेंसिव पे थे कि कोई वकील आके हमारे सामने हमारे ऊपर एतराज़ ना उठा दे, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम हुई है और जिस तरह से हमें सेलेक्ट किया गया है, हमें नून लीग ने मुंतखब किया नवाज शरीफ और जरदारी ने, तो जजेस काफ़ी डिफेंसिव पे थे। ख़ास तौर पे वो ये हसन अज़हर रिजवी साहब डिफेंसिव पे बिल्कुल नहीं थे और वो बिल्कुल नॉर्मल था। और मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो रेस्क्यू करते रहे अमीनुद्दीन खान साहब को हर मामले में और लीड करते रहे चीज़ों को, लेकिन हसन अज़हर रिजवी साहब बिल्कुल रिलैक्स थे और एक जज का जो कंडक्ट होना चाहिए उसी तरह होना चाहिए। लेकिन बाकी जजेस का नज़र आ रहा था कि वो एक जैसे होता है कि उनको भी अंदाज़ा है कि जिस तरह से हमें सिलेक्ट किया गया है और जिस तरह से हमें लगाया गया है और जिस वजह से हमें लगाया गया है, तो वो थोड़े से जजेस, यानी मैं ये लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि शर्मिंदा से थे,
बस जो भी इसकी बनती है पोजीशन आप खुद समझ जाएं, मेरे पास कोई अल्फाज इस हवाले से नहीं है। उसके बाद आ जाए जी असल केस के ऊपर, जो आज जिसके ऊपर टाकरा हुआ रियाज हनीफ राय साहब जो हैं वकील, उनका और बेंच के 2-3 जजेस के दरमियान। मामला ये था कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको डायरेक्ट चीफ जस्टिस पेशावर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने 100 से ज़्यादा जजेस को फारिग कर दिया था। हाई कोर्ट पूरी खाली हो गई थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो वहाँ पे वकील से डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाया गया था इनको, काजी फाइज ईसा साहब को। इसको चैलेंज किया गया था, सारे प्रोसेस को, इन सारी चीज़ों को रियाज हनीफ राय साहब की जानिब से। फिर यह दरख्वास्त साकिब निसार साहब के सामने लगी थी। उस वक्त बहुत दबाव बढ़ गया था, साकिब निसार साहब पे भी बहुत दबाव था और वकला तंजीमें खड़ी हो गई थी, और शरीफ खानदान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, चोर, डाकू, लुटेरे और कुछ और जगहों से भी अंदर बैठे हुए लोग खड़े हो गए थे काजी के हक में। तो फिर वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी जो काजी फाइजा के खिलाफ थी साकिब निसार साहब ने। उसके ऊपर रिव्यू पेंडिंग था, तो ये रिव्यू आज लगा हुआ था। तो रियाज हनीफ राय साहब ने आकर कहा, जैसे ही रियाज हनीफ राय साहब आए रोस्टम पर, तो मुस्तरद हिलाली साहब ने कहा कि अब तो उसकी जान छोड़ दो काजी की। मीडिया को भी कहा और रियाज हनीफ राय को भी कि अब तो उसकी जान छोड़ दो काजी की, अब तो चला गया है, बैक बाइटिंग ना करो। मतलब अब ये कौन सी बैक बाइटिंग है भाई, उसके खिलाफ एक केस है, और ये कौन सी बैक बाइटिंग है, ये हालात हैं। अब ये आईनी बेंच है माशाल्लाह। उसके बाद रियाज हनीफ राय साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मुझे 5 मिनट आप सुन लें, और 5 मिनट आप सुन के आप बेशक मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दीजिएगा, लेकिन 1 मिनट भी उसको आराम से नहीं सुना गया बेंच की तरफ से। कोई उसको उसके जो जिस तरीके से वो दलाइल देना चाहते थे नहीं देने दिए गए, गुस्सा किया गया, उसके ऊपर बरहमी किया गया, उसको थ्रेट किया गया, उसको कहा गया कि हम तुम्हारा केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे, और थ्रेट किया गया। ये जजेस का कंडक्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप थ्रेट करें जो है वकला को। और ठीक है, आपकी जारी होगी काजी फाइजा के साथ, आपके ऊपर उसके एहसानात होंगे। नून लीग ने उसकी वजह से बेंच में, ये आईनी बेंच में कुछ जजेस को शामिल किया कि काजी की वो उनका एक था कि वो काजी की तरह के जज हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी साइल को नहीं सुनेंगे। रियाज हनीफ राय ने कहा जनाब वो जजेस ये कह रहे थे कि अब तो ये मामला ख़त्म हो गया है, काजी रिटायर हो गया और वैसे भी ये है वो है और फलां फलां, और आप इसके रिव्यू में बताएं फैसले में क्या ऐसी गलती है, तो रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। तो रियाज हनीफ राय ने कहा जी 40 साल बाद आपने भुट्टो केस में भी कहा था कि ये हुआ था वो हुआ था, और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब मुस्ताफ़ी हो गए, तो उसके बावजूद उनके खिलाफ आपने कार्रवाई जारी रखी। तो यानी वो कहना चाह रहे थे कि काजी अगर रिटायर भी हो गया तो आप उसकी तकर्री को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे सकते हैं। उसके बाद जमाल खान मदुखेल साहब उनको रोकते रहे, उन्होंने कहा आप फिर बोलें, हम फिर उठ के चले जाते हैं, आप बात करें। और रियाज हनीफ राय ने कहा कि जनाब मुझे ये कहा गया कि मैं एक डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सका बलूचिस्तान हुकूमत का, तो वो डॉक्यूमेंट मैं कोई सरकारी अहदेदार तो नहीं हूँ, वो तो अदालत खुद मंगवा सकती थी और अदालत को मंगवाना चाहिए था। उसके बाद रियाज हनीफ राय ने कहा कि सुनना खुदा की सिफ्त है, और किसी भी साइल को सुनना उस साइल का सबसे बड़ा हक है, तो आप मुझे सुन तो लें कम अज़ कम, आप तो मुझे सुनने को तैयार नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि रियाज हनीफ राय ने कहा कि ये एक तयशुदा असूल है कि और फेयर ट्रायल का तकाजा है कि वकील अपने हिसाब से दलाइल देगा और जजेस उसके दलाइल को सुनेंगे और फैसला जो मर्जी करें। लेकिन आप तो मुझे सुन ही नहीं रहे, और आप कहते हैं कि मैं आपकी मर्जी के से चलूं, लेकिन कानून, कायदा, ज़ाब्ता, असूल ये कहते हैं कि वकील अपनी तरीके से जिस तरीके से उसने तैयारी की है उसी तरीके से वो दलाइल देगा। मुस्तरद हिलाली साहब ने कहा कि मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है, और केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, और ये जो फोरम है जहाँ पे आप खड़े हैं ये सियासत के लिए नहीं है। और वो पहले उन्होंने बैक बैटिंग वाली बात कर दी थी। तो इस तरह से उन्होंने जनाब वो दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी रियाज हनीफ राय साहब की नज़रसानी की, लेकिन जमाल खान मदुखेल साहब बहुत गुस्से में, ज़ाहिर है जमाल खान मदुखेल साहब का बड़ा करीबी कुर्बत थी उनके साथ, काजी साहब के साथ, और उसी कुर्बत में जिस तरह के फैसले उन्होंने किए वो आपके सामने। उन्होंने कहा कि जी मैं बेंच के हेड को कहूँगा कि वो पाकिस्तान बार कौंसिल के सामने इनका मामला भेजें और इनको जुर्माना भी करें। तो रियाज हनीफ राय ने कहा कि जी कुरान की एक आयत है जिसका उन्होंने मफहूम बताया कि हक़ को जानते वही हैं जो सुनते हैं। तो एक मफहूम उन्होंने कुरानी आयत को बताया, लेकिन उनको बात ही नहीं करने दी गई, तो वो मज़ीद उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी इनको डायरेक्ट चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता था। काजी फाइज ईसा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जब बनी थी तो इकबाल हमीदुर्रहमान साहब को एक और अदालत से लाया गया था, तो यही होना चाहिए था कि मकबूल बाकिर साहब ये जो भी जज सिंध हाई कोर्ट से था उसको लाया जाता बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता और फिर वकला को जज बनाया जाता और इस तरह से किया जाता। काजी को जज बना देते लेकिन चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता था। तो खैर ये हो गया मामला। अब मैं
आगे जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ बाकी केसेस में जो है वो कौन कौन से केसेस है और क्या हुआ। मैंने आपको बता दिया कि माहौलियात वाले केसेस में 3 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गए। सीरियल 2 पे भी माहौलियात के वाले से केस था, वो भी 3 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गया। तीसरे नंबर पे जो केस था वो टेक्निकल बुनियादों पे मुस्तरद हो गया कि आप हाई कोर्ट में जाएँ। चौथा केस जो है वो गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया गया। पाँचवा भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया गया। छठा भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया गया, यानी जिनकी तकरीरें चैलेंज हुई थी वो या तो फौत हो गए या अब रिटायर हो गए हैं। सातवां केस जो है वो लोड शेडिंग की जो है वो हवाले से था। एक के पॉलिसी जो है ये क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया में कम होगी, रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा होगी, इस तफरीक के ऊपर इस तरह का कोई इशू था। उस पर भी अदालत ने कहा है कि वफाकी हुकूमत पॉलिसी बनाए, वो बनाएगी। किसी को एतराज़ है तो हाई कोर्ट जाएँ, वो भी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। काजी फाइज ईसा के खिलाफ की तकर्री की नज़रसानी दरख्वास्त वो भी मुस्तरद हो गई। और एक केस वफाक ने नज़रसानी दरख्वास्त जो उमर बंदयाल साहब का फैसला था उसके ऊपर रिव्यू था कि जो एक कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात के हवाले से रूल्स बनाए गए थे, और ये बल्कि नहीं वो किया गया था कि रिव्यू में उन्होंने कहा था कि बड़ा बेंच होगा। वो एक कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट ने आइन से मुतसादम करार दिया था, उसके ऊपर रिव्यू था। तो फिर उस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि अगर आप इस पर जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। जिस तरह से आप कानून साजी करना चाहते हैं कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने फिर दरख्वास्त वफाक ने आमिर रहमान साहब ने वापस ले ली। सीरियल नंबर 10 पे जो केस था उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब कोयटा से पेश हुए। उनको तारीख मिल गई है कि आप अगली समात पे आएँ और इस्लामाबाद में दलाइल दें। 11वें नंबर पर जो केस था वो गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया गया। केस नंबर 12 जो है वो आरिफ अलवी साहब को सदारत से हटाने का केस था। ये दरख्वास्त मुस्तरद नहीं हुई बल्कि इसमें नोटिस सर्व नहीं हुआ था, तो अब कहा गया कि नोटिस दोबारा सर्व करें। और 13वें नंबर का जो केस था वो भी इन्फ्रक्चुअस हुआ, गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया गया। 14वें नंबर का जो केस था उसमें कोई पेश ही नहीं हुआ। 15वें नंबर वाला जो केस है वो HEC के खिलाफ था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वो डिग्रियाँ अटेस्ट नहीं कर रहे, वो भी टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद करके कहा गया कि आप जाएँ जनाब, हाई कोर्ट्स में जाएँ। और 16वें नंबर का जो केस है उसमें दरख्वास्त भी मुस्तरद हुई और जुर्माना भी हुआ। ये एक शहरी थे जिनका नाम था मलिक मुश्ताक हुसैन अवान। उनकी बड़ी ज़बरदस्त दरख्वास्त थी, बड़ी ज़बरदस्त इस्तदा थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसके भी बैरून मुल्क असासे और जदादें उसको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। और 2024 का इलेक्शन जिन जिन ऐसे लोगों ने लड़ा है कि उनके बैरून मुल्क असासे और जदादें हैं, तो उनको जो है वो नाअहल करार दिया जाए। तो उनको जुर्माना भी किया गया। फिर वो बैठे तो उनको एक वकील साहब ने कहा कि आपको तो जुर्माना भी हो गया। तो वो एक आम शहरी और बड़े सिंसियर शहरी, मुहिब वतन शहरी, जो इसके दिल में दर्द था पाकिस्तान का, वो उठ के बेचारा रोस्टम पर आया ये कहने के लिए कि जनाब ये आप जुर्माना तो मेरे पे ना लगाएं। तो मंदोखेल साहब भी नाराज़ हो गए, चले जाओ इधर से, ये करो वो करो, सिक्योरिटी को बुलाएं, इसको निकालें इधर से। को खुदा का खौफ करें। एक शहरी पाकिस्तान की मोहब्बत में आ गया, अपने मुल्क, अपनी वतन, अपनी धरती के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, आप उसको धक्के देके अदालतों से निकालेंगे, आप थ्रेट करेंगे उसको। आप मतलब ठीक है, नून लीग से किसी की मोहब्बत हो सकती है, इस निज़ाम से किसी की मोहब्बत हो सकती है, लेकिन इसका ये तरीका तो नहीं है कि आप थ्रेट करें लोगों को और आप मतलब आप जजेस भी बंदूकी नोक पे अदालतें चलाएंगे। ये बड़ा अफसोसनाक था। बहरहाल उसके बाद इसी केस में मंदोखेल साहब ने कहा कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर कानूनी गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों के हवाले से कानून साजी कैसे कर सकता है। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि इस दरख्वास्त में कोई कानूनी बात नहीं है। और मुश्ताक अवान साहब ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि गैर मुल्की असासों रखने वाले और बैंक अकाउंट्स रखने वालों को इलेक्शन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि इस मामले पर कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। जी बिल्कुल वही करेंगे जो चोर डाकू लुटेरे हैं, फार्म 47 वाले जो चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने सारा कुछ लूट के बाहर रखा है, वो ये कानून साजी करेंगे कि जिसका बाहर सारा कुछ पड़ा है वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। माशाल्लाह क्या बात है, आईनी बेंच है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि मंदोखेल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हम नहीं कह सकते। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि कानून साजी के लिए जो दरख्वास्त गुजार है ये अपने इलाके के MNA को कहे और वो इसके हवाले से वहाँ पे पार्लियामेंट में इक़दामात करे। तो 17वें नंबर पर जो केस था वो इनका था महमूद अख्तर नकवी साहब का। उन्होंने कहा कि सरकारी ओहदों पर जो बैठे हुए लोग हैं ये गैर मुल्की ख़वातीन से शादियों से इनको रोका जाए। उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई, उनको जुर्माना हुआ। 18 नंबर पर भी उनका केस था कि PDM दौर में जो कानून साजी हुई है वो गलत तरीके से हुई, उसको कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त भी मुस्तरद हुई है और उनको भी जुर्माना हुआ। उन्होंने बेंच को अपने हक में करने के लिए कहा जी मैंने तो 26वीं आईनी के तरमीम के हक में एक पिटीशन डाली हुई है। फिर जब उन्होंने देखा कि बात नहीं बन रही तो उन्हें पता है कि इस बेंच में शामिल 3 जजेस जो थे, 3-4 जजेस वो इमरान खान से कितना बुग़्ज़ रखते हैं, नफरत रखते हैं। तो उन्होंने कहा वो जो इमरान खान के खिलाफ केस चल रहा है ना 190 मिलियन पाउंड वाला, वो भी मैं लेके गया था, मैं लेके आया था, वो भी मेरे केस की वजह से चल रहा है केस। यानी अब आप देखें कि हालत ये है कि वकील जो हैं या दरख्वास्त गुजार जो हैं ये इन जजेस को ये कहकर अपने हक में करेंगे कि मैं इमरान खान का दुश्मन हूं और आप भी इमरान खान के दुश्मन हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हम दोनों इमरान खान के दुश्मन हैं, तो मेरा तो आप मेहरबानी करें ना।
तो बहरहाल एंड में आपको बता दूं कि जमाल खान मुंतखिल साहब जो हैं वो उन्होंने महमूद अख्तर नकवी के मामले में भी यही कहा कि ये मामलात जो हैं वो देखने हैं, पार्लियामेंट ने देखने हैं। और उन्होंने कहा कि हम कैसे किसी को सरकारी मुलाजिम को गैर मुल्की से खातून से शादी से रोक सकते हैं, तो अगर कानून मौजूद है तो बता दें। तो साथ ही उन्होंने कहा मुसरत लाइल साहब ने कि अगर कुरान मजीद में कहीं मना किया गया तो वह बता दें, किसी सूरत में मना किया गया तो वो बता दें। तो बहरहाल ये है आज का अहवाल। वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था कि किस किस तरह के माशाल्लाह आज कारनामे हुए हैं आईनी बेंच में। और आईनी बेंच ने 18 वो केसेस सुने हैं जिसमें से एक भी पाकिस्तान के लिए नहीं था, पाकिस्तानियों के लिए नहीं था। सिर्फ उन्होंने मतलब कोई गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया, तो कोई टेक्निकल बुनियाद पर निपटा दिया। एक तरफ उन्होंने 18 केसेस सुने और दूसरी तरफ 140 केसेस जो हैं वो रिलिस्ट हो गए, एडजर्न हो गए, जो साल 1.5-2 साल बाद लोगों के केस लगे थे। तो ये है जस्टिस जाहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मैंने आज ये कहा था कि जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के हवाले से आज को प्रेस रिलीज आई, जिसको मैं तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, ना रिपोर्ट करना चाहिए कि वो जी निज़ाम इंसाफ में कोई बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। क्या बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं? मैं तो इंशाल्लाह मेरी आपसे कमिटमेंट है कि जाहिया अफरीदी साहब की जो इस तरह के बयानात आएंगे या उनकी प्रेस रिलीजें आएंगी कि निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए वो कुछ कर रहे हैं, मैं तो कम अज़ कम उसको रिपोर्ट नहीं करूँगा। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है और ना वो मैं समझता हूँ रिपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग के खिलाफ दिए गए बयानात को सीरियस नहीं लेना चाहिए और रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसी तरह से जाहिया अफरीदी साहब के जो ऐसे बयानात या प्रेस रिलीजें हैं जो निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के उनके दावे, मैं तो कम अज़ कम उसको रिपोर्ट नहीं करूँगा। वो वक्त का ज़िया है जब आपने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया है और आपने हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया और सहूलतकारी एक तरह से वकला कहते हैं कि आप कर रहे हैं हुकूमत की, कि जिस तरह से आपने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर हुकूमत को मौका फराहम किया आईनी बेंच बनाने का, और आपने फिर 31 अक्टूबर को जो फैसला है मुनीब अख्तर साहब का और मंसूर अली शाह साहब का कि फुल कोर्ट बिठाई जाए 26वीं आईनी तरमीम पे, आपने नहीं बिठाई। तो उसके बाद फिर निज़ाम इंसाफ में बेहतरी की बातें तो एक अफसाना ही हैं, एक ड्रामा ही है। तो इसलिए कम अज़ कम मैं तो उसको रिपोर्ट नहीं करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।